बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्रॉम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 3.10 जो है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। मोमेंटम के बारे में आपको जानकारी है और एक्सप्लोसिव फोर्सेस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। एक्सप्लोसिव का मतलब है फटना, एक दम से किसी चीज़ का उसके पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। और फोर्सेस, एक्सप्लोसिव फोर्सेस का क्या मतलब होगा कि ऐसी फोर्सेस हैं जो उस चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बम है, जब वो फटता है तो उस बम को उसके फ्रैगमेंट्स में तब्दील करने वाली जो फोर्सेस होंगी वो एक्सप्लोसिव फोर्सेस कहलाएंगी। तो आज का जो टॉपिक हम लेके चलेंगे वो मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस है। और हमारे पास यहाँ पर कहता है कि बहुत ज़्यादा ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनमें मोमेंटम में जो चेंज है वो प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है एक्सप्लोसिव फोर्सेस की वजह से। लेकिन जो हमारा सिस्टम है वो आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बाहर से कोई भी फोर्स, मतलब एक्सटर्नल फोर्स कोई भी एक्ट नहीं कर रही होती। जो भी चेंजिंग्स हो रही होती हैं वो सिस्टम के अंदर हो रही होती हैं। ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। इसके बारे में हमने इसी चैप्टर के टॉपिक में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था उसमें डिस्कस किया था। तो देयर आर मैनी एग्जांपल्स where momentum change are produced by explosive forces within an isolated system। यहाँ पर बहुत से ज़्यादा ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनमें जो मोमेंटम है वो चेंज होता है। मोमेंटम की जो चेंजिंग उसमें प्रोड्यूस हो रही होती हैं एक्सप्लोसिव फोर्सेस की वजह से विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में। लेकिन आज के इस टॉपिक में हम दो एग्जांपल्स को लेके चलेंगे। नंबर 1 एग्जांपल है बम की और नंबर 2 एग्जांपल है राइफल एंड बुलेट की। तो फर्स्ट हम बम की एग्जांपल को लेके चलेंगे। उससे पहले कहता है कि फ़र्ज़ करें कि एक शेल है, जब उसको हम एक्सप्लॉइट करवाते हैं, मतलब जब वो फटता है मिड एयर में, हवा के दरमियान जब उसको हम छोड़ते हैं वो फटता है, तो देन जो उसके फ्रैगमेंट्स होते हैं, उसके टुकड़े होते हैं, वो तमाम डायरेक्शन में, मुख्तलिफ़ डायरेक्शन में, मुख्तलिफ़ सिमतों में फैलते हैं, उड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो उन फ्रैगमेंट्स का मोमेंटम होगा, तमाम फ्रैगमेंट्स का जो टोटल मोमेंटम होगा वो बराबर होगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ द शेल। सपोज करें ये शेल है, अब इसका मोमेंटम है हमारे पास mv। अब क्या होगा जब हम इसको मिड एयर में छोड़ेंगे, जब ये एक्सप्लॉइड होगा, आप कह लें कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया और ये टुकड़े जो हैं वो ऑल डायरेक्शन में, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में उड़ना शुरू हो गया। अब कहते हैं कि इन तमाम टुकड़ों का जो मोमेंटम होगा वो इसी मोमेंटम के बराबर आएगा। अब सपोज कर लें 1 2 3 4 5 6 टुकड़ों में ये डिवाइड हो गया, तो फिर हम कह सकते हैं कि इसका जो मोमेंटम है वो 1/6 mv है। इसका भी उतना ही होगा 1/6 mv। इसी तरह इसका भी प्लस 1/6 mv, इसका भी 1/6 mv, प्लस इसका भी 6 mv, और प्लस ये जो लास्ट पे इसका भी 1/6 mv। अब जब हम तमाम को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 1/6
और ऊपर भी 6 आ रहा होगा mv। ये तमाम को हम जब ऐड करें, 6 फ्रैगमेंट्स हैं, 6 को हमने ऐड कर दिया, 6 से कैंसिल हो गया mv। इससे क्या साबित हुआ कि जो शेल का इनिशियल मोमेंटम होगा वो टोटल फ्रैगमेंट्स को हम ऐड करें तो उतना ही उसका मोमेंटम आएगा। तो चलिए हम फर्ज कर लेते हैं, इसको समझने के लिए हम पीछे वाली जो डायग्राम है उसकी हेल्प लेंगे। फ़र्ज़ कर लें कि एक बम है, उसको हमने फॉल करवाया है। अब ये बम जो है वो एक्सप्लोड करेगा, फटेगा। जब फटेगा ये, तो जिसके फ्रैगमेंट्स हैं वो तमाम डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब सपोज़ कर लेते हैं ये जो बम है वो 2 पीसीज में कन्वर्ट हो गया, 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। अब इस बम का जो टोटल मोमेंटम है वो mv है, और अब इन टुकड़ों का जो मोमेंटम आया है, ए का मोमेंटम ये हो गया, इधर आ जाएगा, ए का मोमेंटम इधर आ जाएगा। अब इन दोनों का जो मोमेंटम है इसको हम वेक्टर एडिशन से ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे। अब हमने वेक्टर एडिशन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि बच्चों जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर को ऐड करने के लिए हम वेक्टर एडिशन का जो रूल है वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो शेल का मोमेंटम था वो mv है, या बम का जो मोमेंटम है वो mv है, और ये इसके पार्ट्स जो हैं उनका जो मोमेंटम होगा, अब 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ है, तो जो फर्स्ट है उसका भी जो मोमेंटम होगा वो 1/mv होगा, और जो इसका है वो भी 1/mv होगा। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 1/2 ये दोनों प्लस हो गए तो 2/2 हो जाएगा, और साथ में mv। अब क्या कह सकते हैं कि 2/2 से कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर आ जाएगा सिर्फ mv के। तो इससे क्या साबित हुआ कि जो फ्रैगमेंट्स का मोमेंटा आएगा, मोमेंटा लफ्ज़ है मोमेंटम की जमा, तो ये 2 शेल हैं, मतलब यहाँ पर ये जो बम है वो 2 पीसीज में कन्वर्ट हुआ है। अब बम के 2 हिस्से हो गए, तो इसका भी मोमेंटम, इसका भी मोमेंटम, तो 2 मोमेंटम हो गई, इसीलिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे मोमेंटा। तो जो टोटल मोमेंटा आएगा फ्रैगमेंट्स का, पीसीज का, वो बराबर होगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बम। कंसीडर A falling bomb explodes into 2 pieces as shown in the figure, जो फिगर हमने पीछे अभी देखी। The momenta of the bomb fragments, जो बम के टुकड़े हैं उनका जो मोमेंटा है उसको हम कंबाइन करेंगे बाय वेक्टर एडिशन से, और वो बराबर होगा मोमेंटम ऑफ द फॉलिंग बम। उसका जो फ्रैगमेंट्स का कंबाइन करके वेक्टर एडिशन से जो मोमेंटम आ रहा होगा या मोमेंटा आ रहा होगा, वो जो हमने बम फॉल करवाया है उसके मोमेंटम के ही बराबर आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो राइफल और बुलेट की है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक दूसरी एग्जांपल है जिसमें एक बुलेट है हमारे पास, ये वाली बुलेट है और ये राइफल है। अब बुलेट का जो मैस है वो स्मॉल m है, और राइफल का जो मैस है वो कैपिटल M है, और बुलेट की जो वेलोसिटी है उसको हमने क्या दिया, v है। अब इनिशियली अगर हम देखें तो बुलेट और राइफल जो है, जब बुलेट राइफल के अंदर होती है तो वो दोनों इनिशियली रेस्ट पे हैं, जब हमने उसको चलाया नहीं है, जब हमने फायर अभी नहीं किया तो बुलेट भी रेस्ट पे होगी और राइफल जो है वो भी रेस्ट पे होगी। तो दोनों के रेस्ट की होने की वजह से जो इनका मोमेंटम आएगा, इनिशियल मोमेंटम आएगा बुलेट और राइफल का, वो ज़ीरो होगा। इनिशियली द राइफल एंड बुलेट आर रेस्ट, सो द मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड राइफल इज़ ज़ीरो। तो इनिशियल जो इनका मोमेंटम होगा वो ज़ीरो होगा। अब अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करें तो वो क्या कहता है, कहता है कि किसी बॉडी का टकराने से पहले का जो मोमेंटम है और वो बराबर होगा टकराने से बाद का मोमेंटम। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर राइफल के चलने से पहले
जो मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है, लेकिन जब राइफल चलेगी, बुलेट निकलेगा, कुछ मोमेंटम गेन करेगा, तो उसका जो फाइनल मोमेंटम होगा वो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि जो फाइनल होगा वो बराबर होगा इनिशियल मोमेंटम के, तो वो जो इनिशियल मोमेंटम है वो भी ज़ीरो के बराबर ही होगा और फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, व्हेन दी बुलेट इज़ फायर्ड, जब बुलेट चलेगा, देन टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड राइफल स्टिल रिमेन ज़ीरो, तो तब भी जो उसका टोटल मोमेंटम आएगा बुलेट और राइफल का वो ज़ीरो के बराबर ही होगा, क्योंकि फाइनल और इनिशियल मोमेंटम बराबर है। यहाँ पर आपने इस इक्वेशन को याद रख लें। अभी हम इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, देन आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि किस तरह से पी एफ जो है वो ज़ीरो है। यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बाहर से एक्ट नहीं कर रही, क्योंकि हमने स्टार्ट पे ही कह दिया था ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। और यहाँ पर आपने ये भी ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम पे ही होल्ड करता है। ये आपको अलहदा से एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर अगर आप फर्ज कर लें कि वी आई प्राइम, जो वी प्राइम है वो वेलोसिटी है, वी आई नहीं आएगा, वी प्राइम, ये वेलोसिटी है राइफल की, और वी जो थी वो बुलेट की वेलोसिटी है, और वी प्राइम राइफल की वेलोसिटी हो जाएगी। देन अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करें, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तब क्या होगा, इस इक्वेशन को आपने जहन में रखना है। पी एफ इज इक्वल टू पी आई। अब चलने के बाद जो फाइनल मोमेंटम होगा, टोटल फाइनल मोमेंटम, वो क्या है, अब गोली चली है, उसने कोई मोमेंटम हासिल किया है, वो एम वी है, इसको हम कह देते हैं ये बुलेट का मोमेंटम आ गया। और साथ में सिस्टम, जब बुलेट और राइफल दोनों हैं तो वो एक सिस्टम बन रहा है, बुलेट और राइफल, तो दोनों का मोमेंटम होगा, तो हम टोटल सिस्टम का जो मोमेंटम आएगा दोनों को ऐड करने से आएगा, तो दूसरा ऐड करेंगे हम, वो होगा कैपिटल एम और वी प्राइम। ये आ गया फाइनल मोमेंटम जो कि पी एफ है, वो सिस्टम का टोटल मोमेंटम आ जाएगा बुलेट और राइफल का। और इनिशियल मोमेंटम क्या है, वो ज़ीरो है, तो यहाँ पर पी एफ बराबर है वी पी आई के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो फिर हम इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं बराबर ज़ीरो के। तो देन ये इक्वेशन बन जाएगी एम वी बुलेट का मोमेंटम प्लस एम वी डैश राइफल का मोमेंटम, वो बराबर है ज़ीरो के। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम आगे अपनी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर ये जो टर्म है एम वी इधर प्लस की है, दूसरी तरफ जाके वो माइनस की हो जाएगी, तो एम वी डैश इज़ इक्वल टू माइनस एम वी, और यहाँ पर ये जो कैपिटल एम है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी वी प्राइम इज़ इक्वल टू माइनस स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम वी। अब यहाँ पर जो स्मॉल मैस है, स्मॉल एम है, वो मैस है बुलेट का, ये जो वी है वो वेलोसिटी है बुलेट की, और कैपिटल एम जो है वो मैस है राइफल का, और वी प्राइम जो है या वी डैश जो है वो वेलोसिटी है राइफल की। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव की अलामत है, ये अगर आप देखें यहाँ वाली जो नेगेटिव अलामत है उसको देख लें, तो दोनों राइफल और बुलेट का जो मोमेंटम है वो बराबर आ रहे हैं, लेकिन इस नेगेटिव साइन की वजह से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। द मोमेंटम ऑफ द राइफल इज इक्वल बट ऑपोजिट बुलेट, कि जो राइफल का मोमेंटम है वो बुलेट के मोमेंटम के बराबर है,
लेकिन ओपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर आप देखें जो राइफ़ल का मैस है वो मच ग्रेटर है, बहुत ज़्यादा है बुलेट के मैस से। और यही वजह है कि जब हम राइफ़ल से फायर करते हैं तो गोली तो बहुत स्पीड के साथ बाहर निकल रही होती है, लेकिन जो राइफ़ल है वो थोड़ा सा झटका पीछे खाती है। अगर आप गोली की वेलोसिटी के साथ कंपेयर करें, सपोज कर लें कि गोली अगर 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ बाहर निकल रही हो, फ़र्ज़ कर रहे हैं, फ़र्ज़ी वैल्यू ले रहा हूँ, तो यहाँ पर जो तकरीबन राइफ़ल की रिकॉइल की वेलोसिटी होगी वो 2 मीटर पर सेकंड होगी, मतलब बहुत थोड़ी वेलोसिटी होगी एज़ कंपेयर टू दी वेलोसिटी ऑफ दी बुलेट। तो फिर कहता है कि यही वजह है कि जो राइफ़ल है वो मूव बैक होगी या रिकॉइल करेगी विद ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, कि बुलेट की वेलोसिटी के थोड़े से हिस्से के लगभग वो जो राइफ़ल है वो पीछे को रिकॉइल करेगी। और यहाँ पर अगर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बने जो आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं कि यही वजह है, मतलब कि जो आप जब भी किसी गन से कोई फायर करते हैं तो वो पीछे को क्यों झटका खाती है, तो उसका जो आंसर है वो ये है बेटा कि जब आप किसी गन को फायर करने के लिए चलाते हैं तो पीछे को झटका खाती है, बेसिकली वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फुलफ़िल कर रही होती है। क्योंकि जब आप फायर करोगे गोली बाहर को निकलेगी, तो गोली आगे को गई तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अब गन क्या करेगी, राइफ़ल जो है वो आपकी पीछे को रिकॉइल करेगी, तो बेसिकली वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को सही साबित करने के लिए पीछे को झटका खाती है। अब दूसरा सवाल जो मैंने आपको ऑलरेडी इसका जवाब जो है वो दे दिया है। सवाल ये है कि गोली बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ गई है लेकिन राइफ़ल तो बहुत स्लोली उसने पीछे को झटका खाया है, तो बेटा वो यही वजह है कि गोली का जो मैस है वो बहुत ज़्यादा कम होता है एज़ कंपेयर टू राइफ़ल। राइफ़ल की मैस से गोली का मैस बहुत थोड़ा होता है, तो इसी वजह से जो राइफ़ल है वो बहुत थोड़ी वेलोसिटी के साथ एज़ कंपेयर टू बुलेट पीछे को रिकॉइल करती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।